मतलब जिसने पहला क्वांटम कंप्यूटर बना दिया तो वो किसी भी देश के कोई भी टॉप सीक्रेट फाइल्स को खोल सकता है। तो कैफीन के मात्र एक मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने के लिए हमारे क्लासिकल कंप्यूटर को कुछ अप्रॉक्स 10⁻48 बिट्स की जरूरत होगी। ये बहुत ज्यादा है। आज के डेट में मौजूद सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी इसे सिमुलेट करने में हजारों साल लगा देगा। इनकी ऑपरेशन स्पीड बिलियंस में नहीं, ट्रिलियंस में नहीं और क्वाड्रिलियंस में भी नहीं, बल्कि क्विंटिलियंस में होती है। एंड एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा रिसर्च इन्हीं सब चीजों में हो रही है कि कैसे बेस्ट क्यूबिट बनाए जा सके। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे क्लासिकल सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। क्वांटम कंप्यूटर एक फैसिनेटिंग टॉपिक है और आपको कई वीडियोस और पेपर्स मिल जाएंगे जो इसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन लोगों में अभी भी क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर कई मिसकंसेप्शंस हैं और अक्सर इसे गलत समझा जाता है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स आर फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर वो जो हम आज के डेट में यूज करते हैं। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे क्लासिकल सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चौथा ये कि ये किसी भी प्रकार के एन्क्रिप्शन को इंस्टेंटली ब्रेक कर सकता है। पांचवा ये कि जितने ज्यादा क्यूबिट्स होंगे क्वांटम कंप्यूटर उतना ही बेहतर होगा। क्यूबिट्स क्या होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। छठा मिसकंसेप्शन ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स यूनिवर्स में मौजूद किसी भी चीज को सिमुलेट कर सकते हैं। और सातवां मिसकंसेप्शन ये है कि लोग सोचते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए है। अगर आपके मन में भी ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं तो ये वीडियो इन सभी मिसकंसेप्शंस को तोड़ने वाला है। और साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये काम कैसे करता है और अभी हम किस लेवल तक पहुंचे हैं और ये क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, क्वांटम कंप्यूटर अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं सो दैट आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं। इसे मैं बेस्ट एनालॉजी और बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करके हर पॉइंट्स कवर करूंगा ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसियस चैनल में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आज के जो कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम क्लासिकल कंप्यूटर कहते हैं, वो क्लासिकल बिट्स के जरिए ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। क्लासिकल बिट्स जो बाइनरी कोड होते हैं 0 और 1। इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, एक ही चीज एक ही समय में दोनों स्टेट में कैसे हो सकती है? अब ये क्यूबिट्स और सुपरपोजिशन को मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्लासिकल कंप्यूटर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हूँ, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आपको मैं जो आगे एक्सप्लेन करूंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आने से पहले लोग कैलकुलेशन के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे अबेकस, पास्कल्स कैलकुलेटर और बेबेज का एनालिटिकल इंजन। लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया 1940s में, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। ये वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करते थे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। यानी ये वैक्यूम ट्यूब्स एक स्विच की तरह काम करते थे बाइनरी लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जब ये ऑन या ऑफ होते थे। यानी जब वोल्टेज होता है यानी ऑन होता है तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जब वोल्टेज नहीं होता है यानी जब ये ऑफ होता है तो ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। और कंप्यूटर यही 0 और 1 का इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। और इन वैक्यूम ट्यूब्स को कंबाइन करके लॉजिकल गेट्स बनाए जाते थे बाइनरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। बेसिक लॉजिकल गेट्स की बात करूं तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इस तरह के गेट्स होते हैं। और इन्हीं गेट्स का इस्तेमाल करके हम ऐसे ऐसे सर्किट्स बना सकते थे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या उससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। 1945 का ENIAC जो कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इसमें करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। और 1951 में UNIVAC पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जिसने कंप्यूटिंग का एक नया दौर शुरू कर दिया। तो क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स इतने बल्की होते थे, इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा हो जाता था, लगभग एक कमरे जितना बड़ा, और ये काफी पावर भी कंज्यूम करता था। और इनमें ओवरहीटिंग और फ्रीक्वेंट फेलियर की प्रॉब्लम भी होती थी, जिसके चलते 1947 में बेल लैब्स में कुछ साइंटिस्टों द्वारा ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, जिसने ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले एक टाइनी स्विच था
जो कि 0 एंड 1 रिप्रेजेंट करने के लिए टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो जाता था, जस्ट लाइक वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम के मुकाबले काफी छोटा, फास्ट और सस्ता भी था, कम हीट जनरेट करता था और काफी लेस पावर यूज करता था। 1959 के IBM 1401 और 1960 के PDP-1 उस समय के कुछ ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे। अब इन ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स में हर ट्रांजिस्टर्स को इंडिविजुअली वायरिंग करना पड़ता था सर्किट्स बनाने के लिए। देखा जाए तो ये एक कैबिनेट साइज के कंप्यूटर थे। तो 1958 में ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इन्वेंट किया गया, जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर फैब्रिकेट किया गया। इस इनोवेशन ने कंप्यूटर्स को छोटा, सस्ता और ज्यादा पावरफुल बना दिया, जिससे मास प्रोडक्शन संभव हो पाया। 1964 का IBM सिस्टम 360 एक पॉपुलर बिजनेस मेनफ्रेम कंप्यूटर था। इनफैक्ट मून लैंडिंग में भी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक IC बेस्ड कंप्यूटर था, जिसमें 2 मेगाहर्ट्ज की प्रोसेसिंग स्पीड और 64 KB मेमोरी थी। अब देखा जाए IC बेस्ड कंप्यूटर्स में अलग अलग फंक्शंस के लिए मल्टीपल ICs का इस्तेमाल होता था, जैसे प्रोसेसिंग, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग सर्किट्स होते थे, जिससे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। तो 1971 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया, जो था इंटेल 4004, जिसमें सारे CPUs फंक्शंस को एक ही सिंगल चिप में इंटीग्रेट कर दिया गया। इसके इनोवेशन के परिणाम स्वरूप 1980s और 1990s में PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया। 1965 में इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूरे ने यह प्रेडिक्ट किया कि हर 2 साल में चिप्स में ट्रांजिस्टर्स का काउंट दुगना होता जाएगा, जिससे कंप्यूटिंग पावर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और इसे मूरेस लॉ का नाम दिया गया। मॉडर्न कंप्यूटर्स वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं, जो एक सिंगल मेमोरी, बस और प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करती हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर और एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स हैं 1974 का इंटेल 8080, जिसे शुरुआत के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, और 1978 के इंटेल 8086, जो कि मॉडर्न PCs का फाउंडेशन था, और पेंटियम 1990s में मोस्ट होम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता था। और अब आज के जमाने में इंटेल कोर, AMD राइजन और एप्पल M सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक ही सिंगल चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो अब अगर हम वैक्यूम ट्यूब से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक की जर्नी देखें, तो हमने एक रूम साइज कंप्यूटर जिसकी स्पीड 5 किलोहर्ट्ज था और बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन कुछ मिली सेकेंड्स में करता था, वहां से हम पॉकेट साइज कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं, जिसकी स्पीड 5000 के मुकाबले बिलियंस में है और नैनो सेकेंड्स में बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन इस टेबल में एक और तरह का कंप्यूटर है जो प्रेजेंट डे के जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को एक्सपोनेंशियली आउट परफॉर्म कर जाता है। फिलहाल तो मैं क्वांटम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपर कंप्यूटर की। इनकी ऑपरेशन स्पीड बिलियंस में नहीं, ट्रिलियंस में नहीं और क्वाड्रिलियंस में भी नहीं, बल्कि क्विंटिलियंस में होती है, और कुछ टास्क में इनकी कैलकुलेशन टाइम पिको सेकेंड्स में होता है। देखा जाए तो ये सुपर कंप्यूटर्स काफी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें साइंस और इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर हजारों स्मॉलर कंप्यूटर्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। हर एक नोड्स के अपने खुद के मेमोरीज और प्रोसेसर्स होते हैं। तो फिर देखा जाए, हमारे पास तो ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर है, जो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर से लाखों तो क्या कहूँ, करोड़ों से भी ज्यादा गुना हाई प्रोसेसिंग पावर रखते हैं। मतलब ये एक्सपोनेंशियली पावरफुल हैं। फिर सवाल ये आता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स की क्या जरूरत है, और ऐसा क्या काम है जो ये सुपर कंप्यूटर्स नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर से ही मुमकिन है। अगर हम इस चार्ट में क्वांटम कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को, उनके परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करें, तो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्विंटिलियन से आगे और कहां पहुंचने वाली है। जहां एक सुपर कंप्यूटर कुछ टास्क को पिको सेकेंड्स में कैलकुलेट कर दे रहे हैं, तो ये क्वांटम कंप्यूटर और कितना कम समय में कर देगा। देखो, ये सारी बातें जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या फिर ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये काम कैसे करते हैं। देखिए, कंप्यूटर्स बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियोस हो या ऑडियो, सब कुछ बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है। यानी कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी सिस्टम, और किसी भी डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो है बिट, जिसका मतलब है बाइनरी डिजिट, लाइक 0 and 1। और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाता है, जो एक कैरेक्टर या नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि कैरेक्टर्स के बाइनरी कोड्स कुछ इस तरह होते हैं और कलर्स के कुछ इस तरह। तो एक CPU के काम करने के ये स्टेप्स होते हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से रिट्रीव करता है, फिर ये उन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए उन्हें सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो कैलकुलेशंस या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर, और आखिर में रिजल्ट को मेमोरी में सेव किया जाता है या फिर डिस्प्ले किया जाता है।
जिन बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू ने डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया था उन्हें मशीन कोड कहते हैं, और जो प्रोग्रामर्स लिखते हैं जो कोड लाइक पाइथन या C++, उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और कंपाइलर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल बाइनरी में ट्रांसलेट करते हैं। और सीपीयू जब रन करता है तो ये एक फास्ट वोलेटाइल मेमोरी का इस्तेमाल करता है अपने टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसे हम रैम कहते हैं, जबकि जो हार्ड ड्राइव्स या SSDs होते हैं वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म डेटा, जिसमें हमारी फाइल्स और OS स्टोर्ड होती हैं। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, जब हम एक कमांड टाइप करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम फाइल ओपन करते हैं तो सीपीयू सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच करता है, फिर ALU के लॉजिकल गेट्स उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और आखिर में रिजल्ट को या तो स्टोर किया जाता है या डिस्प्ले किया जाता है। ये सब स्टेप्स मिलकर एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनाते हैं जिससे हम अपने डेली टास्क को एफर्टलेसली कंप्लीट कर लेते हैं। आज के कंप्यूटर भले ही बिलियंस ऑफ टाइम फास्टर हैं शुरुआत के वैक्यूम ट्यूब मशीन से, बट स्टिल वो बाइनरी लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं, जिन्हें दशकों पहले डेवलप किया गया था। जब हम इतने एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम को देखते हैं तो हमें याद आता है कि टेक्नोलॉजी के इस सफर में एक और रेवोल्यूशन भी आया, क्वांटम मैकेनिक्स का। 20वीं शताब्दी की शुरुआती सदी में फिजिक्स की एक नई स्ट्रीम सामने आती है। ये सब एटॉमिक लेवल पर यानी क्वांटम लेवल पर नेचर के बिहेवियर को समझने वाली साइंस है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। 1980s में कुछ फिजिसिस्ट को एक आइडिया आया कि क्वांटम मैकेनिक्स के सहारे हम कुछ अलग तरह के कंप्यूटर बना सकते हैं। उनका कहना था कि इनसे हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे सबसे ताकतवर क्लासिकल कंप्यूटर भी कभी नहीं कर पाएंगे। 1980 में पॉल बेनियोफ ने क्वांटम ट्यूरिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया, जो एक थ्योरेटिकल मॉडल है। इसे हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। ये मॉडल क्वांटम थ्योरीज का इस्तेमाल करके एक सिंप्लीफाइड क्वांटम कंप्यूटर को डिस्क्राइब करता है। क्वांटम कंप्यूटर्स टोटली डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जिस तरह क्लासिकल कंप्यूटर्स अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं, जो कि 0 या 1 हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का यूज करते हैं, जो कि 0 या 1 दोनों हो सकते हैं एक ही समय में। अब कोई चीज एक ही समय में दो स्टेट्स में कैसे रह सकती है, इसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जब हम एक सिक्के को तेजी से घुमाते हैं तो वो न सिर्फ हेड या टेल होता है, बल्कि वो इन दोनों का ब्लर बन जाता है, यानी वो हेड और टेल दोनों एक ही समय में होता है। केवल तभी जब ये रुक जाता है, यानी जब हम इसे मेजर करते हैं, तो ये या तो हेड या टेल पर कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह सुपरपोजिशन स्टेट में एक क्यूबिट भी स्पिनिंग सिक्के की तरह होता है, जो 0 और 1 दोनों स्टेट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, जब तक कि हम इसे मेजर ना करें। सिमिलरली किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इतने तेज मूव करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड एक ब्लरी शील्ड नजर आता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एनालॉजी लेते हैं। जैसे एक पंखा है, जब रुका होता है तो आप उसकी पंखुड़ियों को क्लियर देख सकते हैं, लेकिन जब वो तेज घूमने लगता है तो पंखुड़ियां एक सर्कुलर ब्लर बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुपरपोजिशन में क्यूबिट्स भी मल्टीपल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सुपरपोजिशन का कैरेक्टरिस्टिक ही है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को उनकी सुपीरियर कंप्यूटिंग पावर देता है, जो इन्हें क्लासिकल कंप्यूटर से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाता है। अब ये कैसे, चलो इसे समझते हैं। जब एक क्यूबिट सुपरपोजिशन स्टेट में होता है तो वो एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकता है। सुपरपोजिशन एक क्वांटम कंप्यूटर को वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने में अलाउ करता है, जिससे वे कुछ प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में बहुत तेजी से सॉल्व कर पाते हैं। नाउ हियर हाउ इट वर्क्स। एक क्लासिकल कंप्यूटर में 2 बिट्स 4 पॉसिबल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 00, 01, 10 एंड 11, लेकिन सिर्फ एक स्टेट एक समय पर। जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स सुपरपोजिशन में मौजूद 2 क्यूबिट्स के इन सभी 4 स्टेट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस मीन्स एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में सभी 4 स्टेट्स पर कैलकुलेशन कर सकता है। इसे पैरेलल कंप्यूटेशन कहते हैं, एंड और क्यूबिट्स ऐड करने पर इसकी प्रोसेसिंग पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब चूंकि क्यूबिट्स साइमल्टेनियसली कई स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे क्वांटम एल्गोरिदम किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को एक ही समय में एक्सप्लोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए आप चेस खेल रहे हैं और अपने ओपोनेंट के सभी पॉसिबल मूव्स को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। आप इसे क्लासिकल कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। यह आपके ओपोनेंट की हर चाल को एक एक करके तब तक दोहराएगा जब तक कि ये सभी पॉसिबल मूव्स को पूरा ना कर लें। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर आपके ओपोनेंट के सभी पॉसिबल मूव्स को एक साथ सिमुलेट कर देगा इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जितना क्लासिकल कंप्यूटर ने लिया है।
ये पैरेललिज्म क्वांटम कंप्यूटर्स को कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम बनाता है जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स से कई गुना तेज होते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ क्यूबिट्स और उनके मल्टीपल स्टेट्स तक लिमिट नहीं है। मल्टीपल क्यूबिट्स के मल्टीपल स्टेट्स आपस में लिंक भी हो सकती है, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में कहूँ तो वे एक दूसरे से एंटेंगल्ड हो सकते हैं। एंटेंगल्ड क्यूबिट्स कुछ इस तरह काम करते हैं कि एक क्यूबिट का ऑपरेशन दूसरे क्यूबिट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, फिर चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो, और तो और ये पूरे सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इससे काफी हद तक हायर कंप्यूटेशनल पावर को अचीव किया जा सकता है, जिसे क्लासिकल कंप्यूटर्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सुपरपोजिशन वाली स्टेट में जो क्यूबिट्स आपस में एंटेंगल्ड हैं, उन्हें अगर हम ऑब्जर्व करें या मेजरमेंट करने की कोशिश करें तो वो कोलैप्स हो जाती हैं और सिर्फ अपने किसी एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लासिकल बिट्स की तरह। तो फिर सुपरपोजिशन स्टेट में हम अपने रिक्वायर्ड आउटपुट का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ आती है क्वांटम मैकेनिक्स की एक और फंडामेंटल फिनोमिना, जिसे हम क्वांटम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और फोटॉन्स हैं, ये बोथ पार्टिकल लाइक और वेव लाइक बिहेव करते हैं। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। और जब क्वांटम पार्टिकल सुपरपोजिशन स्टेट में रहती है तो ये मल्टीपल स्टेट में रहती है साइमल्टेनियसली अनटिल मेजर्ड, और ये हर एक स्टेट्स का एक एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए सुपरपोजिशन में मौजूद किसी भी क्यूबिट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जहां अल्फा और बीटा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं। ये क्वांटम स्टेट्स के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स जब कंबाइन होते हैं तो वो या तो रीइंफोर्स होते हैं, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या फिर एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उस इवेंट के घटने का चांस ज्यादा होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। इन तरीकों से क्वांटम सिस्टम को मेजर करते समय कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स पाने के चांसेस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि काफी अच्छे तरीके से इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को एक बैरियर में फायर किया जाता है, जिसमें 2 स्लिट्स होते हैं। अब इसमें क्लासिकल एक्सपेक्टेशन तो ये है कि पार्टिकल्स इन स्लिट के थ्रू पास करेगा और बैरियर के दूसरी तरफ जो स्क्रीन है उस पे 2 बैंड फॉर्म होना चाहिए। और जब हम इन स्लिट्स पे डिटेक्टर्स को प्लेस करके ऑब्जर्व करते हैं तो होता भी यही है। मगर जैसे ही डिटेक्टर को हटा दिया जाता है, यानी जब इसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, तो दूसरे एंड पे 2 से ज्यादा पैटर्न्स बन जाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स अब इस वक्त वेव्स की तरह बिहेव करने लगता है, ना कि पार्टिकल्स की तरह, जिससे स्क्रीन में एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। इससे पता चलता है कि क्वांटम इंटरफेरेंस क्वांटम स्टेट के सुपरपोजिशन पर निर्भर करता है। अपने सुपरपोजिशन स्टेट में ये वेव की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही हम इस सिस्टम को मेजर करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए इन्हें वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ऑब्जर्व करने पर एक तरीके से बिहेव करता है और ऑब्जर्व ना करने पर ये दूसरे तरीके से बिहेव करने लगता है? मतलब फोटॉन्स को कैसे मालूम पड़ जाता है कि हम उसे देख रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स एल्गोरिदम जैसे शोर्स एल्गोरिदम या ग्रोवर्स एल्गोरिदम से इन इंटरफेरेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं करेक्ट रिजल्ट को एनहांस करने के लिए, जो सही आंसर को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि इनकरेक्ट रिजल्ट को कैंसिल आउट किया जाता है। और हेडामाड या सीनॉट जैसे क्वांटम गेट्स इंटरफेरेंस को क्रिएट या कंट्रोल करने के लिए एम्पलीट्यूड को मैनिपुलेट करते हैं, और इन सब तरीकों से हम रिजल्ट अचीव करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, क्लासिकल कंप्यूटर में 1+2 का रिजल्ट 3 होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंप्यूटर्स बाइनरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 होता है 0-1 और 2 होता है 1-0। अब एडिशन के लिए एक फुल एडर सर्किट का इस्तेमाल करता है, जो सीपीयू के अंदर मौजूद लॉजिक गेट्स के साथ काम करते हैं, जिससे हमें फाइनल रिजल्ट 1-1 मिलता है, जिसका मतलब है 3। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर्स की तरह नंबर्स को ऐड नहीं करते। इंस्टेड वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन रिजल्ट्स के सारे पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइक 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1, यानी रिजल्ट 0, 1, 2 एंड 3 कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ क्वांटम इंटरफेरेंस करेक्ट पाथ को स्ट्रेंथन करता है, जबकि इनकरेक्ट को कैंसल आउट करता है। लाइक क्वांटम एडर सर्किट्स इन क्यूबिट्स को प्रोसेस करते हैं, और क्वांटम गेट्स इंटरफेरेंस पैटर्न को क्रिएट करते हैं, जो करेक्ट रिजल्ट को एम्पलीफाई करते हैं और रॉन्ग रिजल्ट को कैंसल आउट कर देता है। जब हम क्यूबिट को मेजर करते हैं तो क्वांटम इंटरफेरेंस ये इंश्योर करता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर को दिया जाए, जो कि हमारे केस में 1-1 है, जो 3 का बाइनरी फॉर्म है। तो इन सभी प्रिंसिपल्स के जरिए ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जिनके मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर के जरिए तेजी से सॉल्व की जा सकती है।
कुछ ऐसे कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर में सॉल्व करने में कई वक्त लग जाएंगे, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर चुटकियों में सॉल्व कर देगा। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक मेज है। क्लासिकल कंप्यूटर इसे सॉल्व करने के लिए हर बार अलग अलग पाथ ट्राई करेगा, और जिस पाथ को ये सक्सेसफुली पार कर देगा तो ये हमें ये रिजल्ट दे देगा कि ये वाला सही पाथ है। लेकिन इसी सेम प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर को दिया जाए तो वो अपने सुपरपोजिशन स्टेट में एक साथ एक ही समय में सभी पाथ को ट्राई कर लेगा, और जो सही पाथ होगा क्वांटम इंटरफेरेंस उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। सो आई होप अब आपको सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ये जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक सिंपल कैफीन मॉलिक्यूल में 24 एटम्स होते हैं, लेकिन एक क्वांटम सिमुलेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स काफी मैटर करते हैं, और एक कैफीन मॉलिक्यूल में टोटल 102 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैफीन के मात्र एक मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने के लिए हमारे क्लासिकल कंप्यूटर को कुछ अप्रॉक्स 10⁴48 बिट्स की जरूरत होगी। ये बहुत ज्यादा है। आज के डेट में मौजूद सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी इसे सिमुलेट करने में हजारों साल लगा देगा। अब क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट के साथ काम करते हैं, जो क्वांटम सुपरपोजिशन के कारण एक साथ कई स्टेट्स को रिप्रेजेंट और प्रोसेस करता है, तो उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है और वो कुछ ही समय में ये काम कर सकते हैं। ये क्वांटम सिमुलेशन को मैं अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगा। बहरहाल हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के सिमुलेशन से हम दवाइयों की डिस्कवरी और मटेरियल डिजाइन में तेजी ला सकते हैं, और ये किसी भी प्रकार के एन्क्रिप्शंस को तोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए RSA 2048 एन्क्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए एक क्लासिकल कंप्यूटर को बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जबकि इसे एक 4099 क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में क्रैक कर दिया जाएगा। मतलब क्वांटम कंप्यूटर के फुल्ली एस्टेब्लिश होने के बाद साइबर सिक्योरिटी तो खतरे में है। मतलब जिसने पहला क्वांटम कंप्यूटर बना दिया तो वो किसी भी देश के कोई भी टॉप सीक्रेट फाइल्स को खोल सकता है। तो ये एक क्वांटम थ्रेट तो है ही। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स के मदद से ही एक नए एन्क्रिप्शन मेथड बनाने की कोशिश करेंगे इन क्वांटम अटैक्स को रोकने के लिए, जिन्हें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहा जाएगा। इसके अलावा AI और मशीन लर्निंग में भी ये काम आएगा। ये क्वांटम न्यूरल नेटवर्क के जरिए AI मॉडल्स को ट्रेन करेगा, जहां मैसिव अमाउंट में डेटा प्रोसेसिंग होगी और चुटकियों में क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चला करेंगी। इससे AI का लेवल भी मैसिवली ग्रो करेगा। और भी कई सेक्टर्स हैं लाइक क्लाइमेट मॉडलिंग, मटेरियल साइंस एंड केमिस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एनर्जी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ऐसे कई सेक्टर्स में क्वांटम कंप्यूटर तूफान मचाने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसा बहुत कुछ कर सकता है जो साधारण क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसी क्या परेशानी आ रही है इसके डेवलपमेंट में, चलो समझते हैं। ये जो क्यूबिट्स सुपरपोजिशन स्टेट में एंटेंगल्ड होते हैं, इन पे किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस जैसे हीट, वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी क्यूबिट पे इंटरफेरेंस का इफेक्ट बाकी के सभी एंटेंगल्ड क्यूबिट्स पर दिखता है और पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है और एरर्स पैदा करता है। क्यूबिट्स में इंटरफेरेंस को डीकोहेरेंस कहते हैं। डीकोहेरेंस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। क्वांटम कंप्यूटर और क्यूबिट्स को किसी भी तरह के बाहरी दखल से बचाने के लिए इन्हें एक ऐसे एनक्लोजर में रखा जाता है जिसके अंदर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब होता है। एब्सोल्यूट जीरो यानी पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल है -273 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से आपने किसी भी क्वांटम कंप्यूटर के इमेज में कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस देखी होंगी। ये दरअसल कूलेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि सिस्टम में हीट को रिमूव कर सकें। इन्हें क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम कहा जाता है और इनके मल्टीपल कूलिंग स्टेजेस होते हैं। हर एक स्टेज में टेम्परेचर को फर्दर रिड्यूस किया जाता है और सबसे एंड में जाके आपको एक छोटा सा प्रोसेसर दिखता है जो कि होता है क्वांटम प्रोसेसर। तो यहाँ एक और सवाल आता है कि इन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में इंटरफेरेंस कैसे करते हैं। तो वो क्वांटम गेट्स के जरिए होते हैं बाय अप्लाइंग केयरफुली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन क्यूबिट्स को मैनिपुलेट किया जा सके बिना उनके सुपरपोजिशन वाली स्टेट को छेड़े या ऐसा कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा हो। यही वजह है कि जितनी ज्यादा क्यूबिट्स होंगे उतना ही सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा और उतना ही ज्यादा होशियारी बरतनी पड़ती है इंटरफेरेंस में। तो यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ क्यूबिट्स ही मायने नहीं रखते, बल्कि ये भी मायने रखते हैं कि वो कितने फॉल्ट टॉलरेंस हैं और ये सिस्टम कितना एरर फ्री है। एंड एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा रिसर्च इन्हीं सब चीजों में हो रही है कि कैसे बेस्ट क्यूबिट बनाए जा सके। करंटली कई प्रकार के क्यूबिट्स यूज किए जाते हैं, जैसे सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का इस्तेमाल करता है क्यूबिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। गूगल और IBM भी सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो करंट डेट में सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेज में है।
इसके अलावा ट्रैप्ड आयोन्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स होता है जहां क्वाज़ी पार्टिकल्स जिन्हें एनियंस कहते हैं उनका इस्तेमाल होता है। फिर फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर होते हैं जो फोटॉन्स को ऐसे क्यूबिट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे और भी कई प्रकार के हैं, इनमें एक्सपेरिमेंट्स चलती रहती हैं। तो काफ़ी लोग अभी जिस मिसकंसेप्शन में है कि ये क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्लासिकल कंप्यूटर्स को तो रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि एवरीडे टास्क के लिए क्लासिकल कंप्यूटर तो जरूरी है। और मैं बाकी मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूं कि क्या ये क्लासिकल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो इसका जवाब है कि क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में ही क्लासिकल कंप्यूटर से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये यूनिवर्सली फास्टर नहीं है। सो दैट मीन्स ये हर प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकता है। एंड एट प्रेजेंट ये सभी तरह के इंक्रिप्शन को इंस्टेंटली ब्रेक नहीं कर सकता। आज के क्वांटम डिवाइसेस इतने पावरफुल नहीं है और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डेवलप हो रही है। क्वांटम कंप्यूटर्स यूनिवर्स के हर चीज को सिमुलेट नहीं कर सकते, इन्हें स्पेशलाइज्ड सिमुलेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। और एक और मिसकंसेप्शन कि जितना ज्यादा क्यूबिट होंगे उतना ही बेहतर होगा क्वांटम कंप्यूटर, तो सिर्फ ज्यादा क्यूबिट्स होने से काफी नहीं, क्यूबिट्स की क्वालिटी, एरर रेट्स और कनेक्टिविटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और काफी लोग ये भी समझते हैं कि ये सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है। इसका फायदा आने वाले समय में हर इंडस्ट्री और डेली लाइफ में होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब क्वांटम कंप्यूटर के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्वांटम टेलीपोर्टेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।